हेलो बच्चों, वेलकम टू ग्रीन साइंस क्लासेज। बच्चों, आज हम आप लोग को क्लास 10th का केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर धातु अधातु का ये हमारा दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में मैंने आप लोग को क्या बताया था? पहले वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि धातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं, धातु के भौतिक गुण क्या होता है और अधातु के भौतिक गुण क्या होता है, उपधातु किसे कहते हैं। तो बच्चों, आज हम आप लोग को इस वीडियो में पढ़ाएंगे धातु एवं अधातु के रासायनिक गुण के बारे में आप लोग को बताएंगे कि धातु एवं अधातु के रासायनिक गुण क्या होता है। तो चलिए बच्चों, पहले हम आप लोग को धातु अधातु के रासायनिक गुण से पहले हम आप लोग को बताते हैं कि ये क्रियाशीलता क्या होती है, धातुओं की क्रियाशीलता। तो पहले हम धातुओं की क्रियाशीलता के बारे में बताते हैं कि ये क्या होता है। ये आप लोग को एक सारणी दी है, एक चार्ट है ये, जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता के बारे में दिया हुआ है। धातुओं क्रियाशीलता से मतलब है कि कौन सा धातु तेजी से अभिक्रिया करता है और कौन धीरे धीरे करता है या नहीं करता है। तो देखिए, ये जो पोटेशियम है, ये जैसे 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 हम नीचे की तरफ आते हैं, इसकी क्रियाशीलता क्या होती है धातुओं की, कम होती जाती है। हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी ये हैं, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, क्रियाशीलता क्या होती है, बढ़ती जा रही है। लेकिन पोटेशियम से जैसे हम नीचे आएंगे, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, तो उसकी क्रियाशीलता धातु क्या होगी, कम होती जाएगी। सबसे कम क्रियाशील धातु तो क्या हुआ, गोल्ड हो गया। प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर, सब क्या है, सबसे कम क्रियाशील है, यानी कि ये अभिक्रिया नहीं करते हैं, बहुत ही धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं या करते ही नहीं है। और जैसे ये हो गया पोटेशियम, बहुत ही तेजी से अभिक्रिया करता है, जल के साथ भी, ऑक्सीजन के साथ भी बहुत ही तेजी से ये सब अभिक्रिया करता है। अब जैसे ये हो गया जेडन, जेडन कब अभिक्रियाशील है, किससे, पोटेशियम से। सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन सा है, तो पोटेशियम। ये क्वेश्चन पूछता भी है कि सबसे ज्यादा, सबसे तेज अभिक्रियाशील कौन सा धातु है, तो कौन सा धातु है, पोटेशियम। ऑब्जेक्टिव का प्रश्न है ये, कंपटीशन में पूछता है और बोर्ड में तो पूछेगा ही पूछेगा। तो ये सारे क्रियाशीलता के बारे में आप लोग जान ले पहले, क्योंकि आगे जब हम चैप्टर शुरू करेंगे रासायनिक गुण, तो उसमें क्रियाशीलता आप लोग को पता रहेगा तो आसान होगा समझने में। तो आप समझ गए कि ये जैसे पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, जी जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं, इसकी क्रियाशीलता क्या होती है, धातुओं की कम होती जाती है। यानी कि सबसे कम क्रियाशील धातु क्या है, सिल्वर, प्लैटिनम और गोल्ड, ये तीनों। और सबसे ज्यादा तेज क्रियाशील क्या है, सबसे तेज ये है पोटेशियम, सबसे तेजी से रिएक्शन करता है, तीव्रता से करता है। जल के साथ करना हो या ऑक्सीजन के साथ करना हो या अम्ल के साथ, ये सब तेजी से क्रिया करता है। हाइड्रोजन के ये जो नीचे वाले ये जो धातु है, ये क्या करते हैं, अम्ल से अभिक्रिया नहीं करते हैं और नहीं हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो ये अभी हम आगे रासायनिक गुण जब पढ़ाएंगे तो आप लोगों को हम बता रहे हैं। इसी वीडियो में आप लोग को रासायनिक गुण पढ़ाने जा रहे हैं, धातु और अधातु का। तो क्रियाशीलता आपने समझ लिया। अब आगे हम बढ़ते हैं कि रासायनिक गुण क्या होता है। तो धातुओं के रासायनिक गुण बच्चों, सबसे पहला हम देखेंगे कि ऑक्सीजन के साथ संयोग किसका, धातुओं का। अब यहाँ क्रियाशीलता और अभिक्रियाशीलता और कम क्रियाशील के बारे में आप समझ में आ जाएगा कि क्यों मैंने आप लोग को पहले क्रियाशीलता दिखाया, क्रियाशीलता श्रेणी क्यों बताया। तो ऑक्सीजन के साथ संयोग किसका, धातुओं का। तो सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ संयोग करके क्या बनाती हैं, ऑक्साइड। जैसे इसमें धातु क्या है, सोडियम है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर क्या बनाया, सोडियम मोनोऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये दोनों धातु हैं, ऑक्सीजन संयोग करके क्या बनाए, ऑक्साइड बनाए। तो धातु के ऑक्साइड जो होते हैं भास्मिक होते हैं। तो भास्मिक से मतलब क्या समझ में आ रहा है, भास्मिक का मतलब हुआ कि ये जल में घुल करके क्या देते हैं, ये ऑक्साइड जल में घुल करके भस्म बनाते हैं। यानी कि धातु के जो ऑक्साइड है ये भास्मिक हो गए, ये ऑक्साइड हो गए। सोडियम मोनोऑक्साइड क्या हुआ, धातु ऑक्साइड और जल में घुल कर क्या बनाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि ये क्षार बना दिया। तो ये क्या हो गया, ऑक्साइड भास्मिक हो गए। अब क्या होता है कि कुछ जो धातु के ऑक्साइड होते हैं भास्मिक भी होते हैं और आम्लीय भी होते हैं, यानी कि उनमें क्या होता है, दोनों गुण पाया जाता है। अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करते हैं और भस्म के साथ भी अभिक्रिया करते हैं। तो वैसे धातु के ऑक्साइड जो आम्लीय और भास्मिक दोनों गुण प्रदर्शित करते हैं उसे कहते हैं द्विधर्मी ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। इसको याद रखिएगा,
वैसे धातुओं के ऑक्साइड जो अम्लीय एवं भास्मिक दोनों गुण प्रदर्शित करते हैं, यानी कि दोनों सब क्रिया करते हैं, अम्ल से और भस्म से भी, तो वैसे ऑक्साइड को क्या कहेंगे? द्विधर्मी ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड से ये अम्ल एवं भस्म दोनों सब क्रिया करते हैं। जैसे देख लेते हैं ZnO जिंक ऑक्साइड, क्या है ये? धातु के ऑक्साइड हो गया, अम्ल के साथ अभिक्रिया की HCl के साथ, तो क्या बनाया? ZnCl2 और H2। ये भस्म के साथ भी अभिक्रिया करता है तो सोडियम जिंकेट बनाता है, यानी कि ये दोनों के साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो ये क्या हो गया? ZnO द्विधर्मी ऑक्साइड है। उस तरह के द्विधर्मी ऑक्साइड कौन कौन से हैं? देखिए यहाँ है एल्युमिनियम ऑक्साइड, ZnO, लेड ऑक्साइड, BeO, ये क्या है? द्विधर्मी ऑक्साइड्स हैं ये। अब देखते हैं इसी में ऑक्सीजन के संयोग में अभी देख रहे हैं, अभी सिर्फ हम कराए सोडियम से। अब सोडियम और पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ इतनी तेजी से अभिक्रिया करता है ऑक्सीजन के साथ कि इसे अगर खुला में हम छोड़ देंगे तो आग लग सकती है। इसीलिए इसे हम क्या करते हैं कि सबसे अभिक्रियाशील है सोडियम और पोटेशियम। खुले में अगर छोड़ देंगे तो ऑक्सीजन के साथ तेजी से अभिक्रिया करके इसमें आग लगने की संभावना बनी रहती है, इसलिए इसे केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। सोडियम और पोटेशियम को खुला में इसको हम नहीं रख सकते हैं, ये बहुत तेजी से अभिक्रिया कर लेता है और क्या बनाता है? सोडियम मोनोऑक्साइड और पोटेशियम मोनोऑक्साइड। अब मैग्नीशियम के साथ देखते हैं ऑक्सीजन में क्या अभिक्रिया होता है। तो मैग्नीशियम कमरे के ताप पर ऑक्सीजन के साथ संयोग नहीं करता है, ये कमरे के ताप पे नहीं करता है। इसको ऑक्साइड के साथ ये क्या करता है? ऑक्सीजन से धीरे धीरे अभिक्रिया करके क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी कहने का मतलब कि जितना तेजी से सोडियम और पोटेशियम अभिक्रिया कर लेता है ऑक्सीजन के साथ, उतना तेजी से ये मैग्नीशियम नहीं करता है। किससे? ऑक्सीजन से। यानी कि कहने का मतलब है कि सोडियम और पोटेशियम ज्यादा अभिक्रियाशील है, किससे? मैग्नीशियम से, और मैग्नीशियम कम क्रियाशील है। अब जिंक के साथ, तो जिंक के साथ भी अभिक्रिया का क्या बनाता है? जिंक ऑक्साइड, लेकिन ये मैग्नीशियम से कम अभिक्रियाशील है। अभी आप लोग हम दिखाए थे, इसमें देखिए सबसे ज्यादा क्या है? पोटेशियम अभिक्रियाशील है, फिर कैल्शियम है, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम। यानी कि पोटेशियम और सोडियम दोनों से क्या है? नीचे है मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम से नीचे जिंक है, कम अभिक्रियाशील है। यही चीज हम आप लोग को यहाँ अभी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया में दिखाए हैं कि सोडियम पोटेशियम तेजी से अभिक्रिया कर रहा है, मैग्नीशियम उससे धीरे धीरे करेगा, और जिंक और ही धीरे से करेगा, कम अभिक्रियाशील है ये। और आगे अब देखते हैं आप किसका है। ये ऊपर में आप लोग को हम दिए थे, यहाँ ये लाइन है कि सिल्वर और गोल्ड काफी उच्च ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया संयोग नहीं करता है। यानी कि सिल्वर और गोल्ड जो है, कितना हम उसको उच्च ताप देंगे तो भी वो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करते हैं। अब ये है कि ऑक्सीजन के प्रति इन धातुओं की क्रियाशीलता क्रम, यानी कि सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन होता है ऑक्सीजन से क्रिया करने में? पोटेशियम ज्यादा है, फिर उसके बाद सोडियम है, उसके बाद मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, Zn, फिर Ap, सबसे लास्ट में आपको गोल्ड और सिल्वर है। ठीक है, यानी कि सबसे तेज हो गया, सबसे तेजी से क्रिया करता है पोटेशियम, और सबसे धीरे धीरे यानी कि ये क्रिया करता ही नहीं है सिल्वर और गोल्ड ऑक्सीजन से। ठीक है, अब दूसरा हम देखते हैं, वो तो हमारा ऑक्सीजन के साथ हो गया। अब जल के साथ धातुओं की अभिक्रिया। तो जल के साथ ये जो धातु होते हैं ना, ये जल अपनी अपनी स्थिति के अनुसार अपने अपने अनुसार करते हैं। कोई ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है, कोई गर्म जल के साथ करता है, कोई भाप के साथ अभिक्रिया करता है। ये नहीं कि सभी ठंडे जल से ही अभिक्रिया कर लिए, या सभी भाप से ही अभिक्रिया कर लिए, या फिर कोई गर्म जल से अभिक्रिया कर लिया। चलिए पहले देख लेते हैं बच्चों हम कि ठंडे जल से कौन अभिक्रिया करता है और कौन भाप से करता है। तो ठंडे जल के साथ सोडियम, पोटेशियम एवं कैल्शियम ठंडे जल के साथ चूंकि क्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर थे। ये देखिए यहाँ भी हम दिए हैं, जो सोडियम और पोटेशियम क्या है, कैल्शियम, ये तीनों ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं क्योंकि सबसे क्रियाशील होते हैं। और क्या बनाते हैं? सोडियम बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और उसमें ऊर्जा हाइड्रोजन गैस भी निकलता है और उसमें ऊर्जा भी निकलता है। तो ऊर्जा निकल रहा है तो मतलब ये उसमें छिपी भी हो गया अभिक्रिया, ये इसको आप कह सकते हैं उष्मा निकल रहा है। तो गर्म जल के साथ अब कौन अभिक्रिया करता है? तो ये तीनों ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करते हैं क्योंकि ये सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील होते हैं। उनसे कम अभिक्रियाशील होता है मैग्नीशियम, तो ये थोड़ा गर्म जल के साथ अभिक्रिया करेगा, ये ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है।
और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस। अब देख लेते हैं कि भाप के साथ कौन कौन सा अभिक्रिया करता है, कौन कौन सा धातु। तो एल्युमिनियम, आयरन एवं जिंक धातु जो होते हैं भाप के साथ अभिक्रिया करके धातु के ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। यानी कि एल्युमिनियम और ये लोहा और जिंक ये तीनों न ठंडे जल के साथ करेंगे न गर्म जल के साथ, ये भाप के साथ करते हैं, अभिक्रिया करते हैं। तो सब देखिए सभी धातुएं क्या हैं, सभी ये धातुएं हैं, लेकिन इनकी क्रियाशीलता ज्यादा, उनसे ठंडे जल से भी अभिक्रिया कर लेंगे, ये थोड़ा कम है तो गर्म जल से, और ये उनसे भी कम अभिक्रियाशील है तो ये भाप के साथ अभिक्रिया करते हैं ये सब। अब कुछ धातुएं जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम, लेड, कॉपर आदि जल के साथ किसी भी हालत में अभिक्रिया नहीं करते हैं, किसी भी स्थिति में नहीं, क्योंकि ये सब क्या है, ये बहुत ही कम अभिक्रियाशील है। अभिक्रियाशीलता की श्रेणी में आपने देखा होगा कि सोना, चांदी, प्लेटिनम, लेड ये सब क्या है, नीचे हैं। अगर लोहा उबलते पानी से उत्पन्न भाप के साथ अभिक्रिया करता है, लोहा क्या करता है, ये जो लोहा है उबलते पानी के भाप के साथ अभिक्रिया कर लेता है। इसलिए जब हम लोहे का टैंक जो बनाना होता है तो लोहे का टैंक नहीं बनाते हैं हम उस समय, क्योंकि गर्म जल के साथ वो क्या कर लेगा, भाप के साथ अभिक्रिया कर लेगा। तो हम टैंक कैसे बनाते हैं, गर्म जल का टैंक बनाने में हम तांबे का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं, लोहा उबलते पानी से उत्पन्न भाप से अभिक्रिया करता है, इसलिए गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग करते हैं। देखिए जैसे ये लोहा हो गया, जल से अभिक्रिया करके क्या बना दिया, फेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। इसलिए हम क्या करते हैं, गर्म जल का जब टैंक बनाना होता है तो तांबे का उपयोग करते हैं, क्योंकि तांबे क्या करता है, तांबा वो जल से, न गर्म जल से, न ठंडा जल से, न भाप से, किसी से भी अभिक्रिया नहीं करता है। तो बच्चों ये हमारा हो गया धातु का जल के साथ अभिक्रिया की, किस किस स्थिति में कौन कौन धातु जल के साथ कैसे अभिक्रिया करता है। अब आगे देखते हैं। अब धातुओं का अम्ल के साथ अभिक्रिया, धातुएं तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण एवं हाइड्रोजन गैस बनाती है। यानी कि ये धातु हो गया, तनु अम्ल हो गया, और क्या बनाएगा, लवण और हाइड्रोजन गैस। अब जैसे ये सोडियम हो गया, सोडियम, मैग्नीशियम, ये सब क्या है, ये सब धातु हैं और ये सब अम्ल है, HCl अम्ल हो गया। तो क्या बनाया, ये लवण बना दिया उसके, और हाइड्रोजन गैस निकलता है। आप इसको और भी इसके पहले चैप्टर में एसिड बेस साल्ट में अम्ल के धातु के साथ अभिक्रिया में ये पढ़े हैं आप, इसलिए इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या धातुएं जो होती है अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या करती है, हाइड्रोजन गैस देती है। और जो हाइड्रोजन के नीचे वाले, अभी आपको हम दिखा देते हैं, अभिक्रिया श्रेणी में चलते हैं अब हम, तो क्या है, देखिए ये जो है हाइड्रोजन के नीचे वाले ये जितने धातु हैं वो अम्ल से अभिक्रिया नहीं करते हैं, हाइड्रोजन गैस नहीं हमको मिलता है। ये ऊपर जो है वो ये धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं, कोई तेजी से करता है, ये सब जो क्रियाशीलता श्रेणी में ऊपर है तो ये तेजी से अम्लों के साथ अभिक्रिया करेंगे, लेकिन ये धीरे धीरे करेंगे ये, लेकिन हाइड्रोजन के नीचे जो है जो भी ये धातु है ये नहीं करते हैं और हाइड्रोजन गैस नहीं निकलता है। चलिए वहां आप चलते हैं, अपनी धातुओं गुण के पास चलते हैं। वही चीज मैंने यहाँ लिखा है कि सोना एवं प्लेटिनम धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, क्योंकि सोना और प्लेटिनम क्या है, सबसे कम क्रियाशील है, क्रियाशीलता श्रेणी में सबसे नीचे है। लेकिन ये सोना प्लेटिनम अम्ल राज में घुल जाता है। तो अब आप बच्चों कहें कि ये अम्ल राज क्या है, तो अम्ल राज बहुत ही पूछता है, कंपटीशन में पूछता है, बहुत ही पूछता है क्वेश्चन कि अम्ल राज क्या है। तो अम्ल राज बता देते हैं आपका कि क्या है, तो 3 भाग HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग सांद्र HNO3 यानी कि दोनों ही सांद्र रहेगा, 3 भाग सांद्र HCl और 1 भाग सांद्र HNO3। HNO3 का मतलब नाइट्रिक अम्ल, ये दोनों के मिश्रण को क्या कहेंगे हम, अम्लराज कहेंगे। और इस अम्लराज में सोना और प्लेटिनम घुल जाता है। ठीक है, इतना आप समझ गए, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अब अगला हम पढ़ते हैं धातुओं की अन्य धातुओं के लवणों के विलयन के साथ अभिक्रिया। अब इसको देखिए, ये क्या है, जो क्रियाशील धातु होते हैं अपने से कम क्रियाशील धातु के लवणों के विलयन से कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देते हैं। जैसे समझिए बच्चों, जैसे आप एक बेंच पे बैठे हैं, आप स्ट्रांग हैं और दूसरा बच्चा कमजोर है, लेकिन आपको जो कमजोर बच्चे के साथ जो बैठा है उसके पास आपको जाना है बैठने के लिए, तो आप क्या करेंगे, आप स्ट्रांग है तो कमजोर वाले को वहां से भगा देंगे और उसका स्थान आप ग्रहण कर लेंगे। उस तरह यहाँ धातुओं में है, जो अधिक क्रियाशील धातु है
वो क्या करेगा, कम क्रियाशील धातु को हटा देगा वहां से और अपने जाकर के उस स्थान पे विराजमान हो जाएगा। यानी कि ये जिंक है और ये कॉपर सल्फेट है। तो जिंक क्या होता है, जिंक ज्यादा अभिक्रियाशील है, यानी कि ज्यादा स्ट्रांग है, और ये कॉपर कम स्ट्रांग है, कम अभिक्रियाशील है। तो ये जिंक इसको भगा देगा, यहाँ से हटा देगा और अपनी इसी जगह पे आ जाएगा। यानी कि अब बन गया, ये इसको हटा दिया तो ZnSO4 और कॉपर क्या हो गया, अलग हो गया, इसको हटा दिया, कॉपर को यहाँ से हटा दिया, क्योंकि कॉपर कमजोर है और ये ज्यादा ताकतवर है, यानी कि ज्यादा अभिक्रियाशील है। उसी तरह से लोहा और कॉपर सल्फेट में, यहाँ लोहा क्या है, ज्यादा मजबूत है लोहा भी, यहाँ किससे, कॉपर से, यानी कॉपर कम अभिक्रियाशील है। इसीलिए आपको बार बार कह रहा है कि क्रियाशीलता को, जो अभिक्रियाशीलता श्रेणी है उसको आप ध्यान में रखेंगे, याद रखेंगे तो आपको समझने में आसानी होगा। इसके सारे गुण को, उसी पे सारा गुण उसका आधारित है कि कौन अधिक अभिक्रियाशील है और कौन कम अभिक्रियाशील है। और ये कॉपर एजेंट, अब यहाँ कॉपर क्या है, ज्यादा अभिक्रियाशील है, किससे, सिल्वर से। तो सिल्वर को हटा दिया, भगा दिया, किनारे कर दिया और सिल्वर के स्थान को खुद ले लिया। यहाँ कॉपर यहाँ आ गया, कॉपर नाइट्रेट बन गया और सिल्वर विस्थापित हो गया अलग। तो आप समझ गए इसको कि जो अधिक क्रियाशील धातु होती है, कम क्रियाशील धातु को क्या करती है, विस्थापित कर देती है और अपने उस लवण का स्थान ले लेता है। हो गया आपको, ये क्या हो गया, धातुओं के अन्य धातुओं के लवण के विलयन के साथ अपक्रिया हो गया। अब हम पढ़ेंगे अधातुओं के रासायनिक गुण। किसका पढ़ेंगे, अधातुओं के रासायनिक गुण। तो पहला हम देख लेते हैं अधातुओं के रासायनिक गुण। तो पहला हो गया ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया। अधातु ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया क्या बनाएंगे, अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। अम्लीय ऑक्साइड जैसे कार्बन हो गया, ये हो गया हमारा कार्बन। कार्बन क्या किया, ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ये अम्लीय ऑक्साइड हो गया। सल्फर है, ये अधातु है, ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाए। अब ये अम्लीय ऑक्साइड क्या किए हैं, ये जल के साथ अपक्रिया करके अम्ल बनाते हैं। ये अम्लीय ऑक्साइड जो होते हैं जल के साथ अपक्रिया करके अम्ल बनाते हैं। जैसे ये अम्लीय ऑक्साइड था कार्बन डाइऑक्साइड, जल के साथ अपक्रिया करके क्या बना दिया, H2CO3 कार्बोनिक अम्ल। क्या बनाया, कार्बोनिक अम्ल। अब ये सल्फर डाइऑक्साइड है और जल के साथ अपक्रिया क्या बनाया, सल्फ्यूरस अम्ल, H2SO3। अब दूसरा हम देख लेते हैं क्लोरीन के साथ अपक्रिया। तो क्लोरीन के साथ अपक्रिया करके धातु क्या बनाता है, क्लोराइड। उस धातु का क्या अधातु, क्लोरीन के साथ अधातु अपक्रिया करके उसके क्लोराइड बनाते हैं। तो अब ये हमारा फास्फोरस अधातु हो गया और क्लोरीन के साथ अपक्रिया किया तो क्या बनाया, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ अपक्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाया, यानी कि जो भी अधातु होते हैं उसके क्लोराइड बनते हैं। जल के साथ अधातु कोई अपक्रिया नहीं करता है, इसका अधातुओं का जल के साथ कोई अपक्रिया नहीं होता है। तो आप अंतर में भी लिख सकते हैं बच्चों कि जो ये धातु के रासायनिक गुण में अंतर लिखना होगा तो वो जल के साथ अपक्रिया करता है धातु, और अधातु नॉन मेटल जो होते हैं जल के साथ अपक्रिया नहीं करते हैं। अधातु के रासायनिक गुण में ये लिख सकते हैं कि वो क्लोरीन से अपक्रिया नहीं करता है, लेकिन ये क्लोरीन से अपक्रिया करके क्या बनाता है, उसके क्लोराइड बनाते हैं। तो ये सारे आप अंतर भी लिख सकते हैं इसका। अम्लों के साथ अपक्रिया, तो धातु जो होते हैं अम्ल के साथ अपक्रिया क्या देते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हैं, लेकिन अधातु जो है अम्लों के साथ अपक्रिया हाइड्रोजन गैस नहीं देते हैं, नहीं बनती है। जैसे ये देखिए कार्बन क्या है, अधातु है, H2SO4, यानी कि ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसके साथ अपक्रिया क्या, हाइड्रोजन गैस कहीं नहीं बन रहा है। सल्फर भी अम्ल के साथ अपक्रिया क्या बनाया, सल्फर डाइऑक्साइड और जल, कोई यहाँ दोनों में से किसी में हाइड्रोजन गैस नहीं बना है। यानी कि अधातु जो होते हैं अम्लों के साथ अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं बनाते हैं, और जो मेटल होते हैं धातु होते हैं वो क्या करते हैं, अम्ल के साथ अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। ये भी एक अंतर हो गया दोनों के रासायनिक गुणों में। अब हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया, धातु जो होते हैं वो हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया नहीं करते हैं, लेकिन अधातु जो है ये हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया करके क्या बनाते हैं, हाइड्राइड बनाते हैं। यानी कि देखिए ये सल्फर हो गया अधातु, हाइड्रोजन से अपक्रिया किया तो क्या बनाया, हाइड्रोजन सल्फाइड। नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन का अपक्रिया हुआ, नाइट्रोजन ये क्या है, नाइट्रोजन अधातु है, तो क्या बना, अमोनिया NH3। तो ये सारे रासायनिक गुण थे किसके, अधातु के। तो पहले हम धातु के रासायनिक गुण देखे हैं इस चैप्टर में और उसके बाद अधातु के, लेकिन सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, अभिक्रियाशीलता, उसको आप जरूर ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे। तो इस गुण को समझने में, रासायनिक गुण को समझने में आपको बहुत ईजी हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा।
क्योंकि सारा गुण, ये रासायनिक गुण उसके अभिक्रियाशीलता पे ही डिपेंड कर रहा है कि कौन ज्यादा क्रियाशील है, कौन कम क्रियाशील है। इसका अंतर भी साथ में बता दिए रासायनिक गुण का कि कौन किसके साथ क्रिया करता है, वो जल के साथ करता है, ये नहीं करता है, अम्ल उसके साथ क्या देता है, नहीं देता, ये सारा चीज आप तैयार कर लेंगे। रासायनिक गुण का भी अंतर आप तैयार कर सकते हैं। तो बच्चों हमारा ये वीडियो अब यहीं खत्म होता है। अब अगले वीडियो में हम आप लोग को दो चीज पढ़ा दिए, पहले वीडियो में भौतिक गुण, दूसरे में रासायनिक गुण। अब अगला वीडियो में हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पढ़ाएंगे और रासायनिक बंधन पढ़ाएंगे, आयनों का बनना पढ़ाएंगे। अगले वीडियो में ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। बच्चों हम आपको बार बार बोलते हैं कि साथ में हम इसके पीडीएफ भी, जितना हम पढ़ाते हैं उसका साथ में आप लोग को पीडीएफ दे देंगे, ताकि आपको पढ़ने में आसानी होगी। आप नोट्स भी साथ में बनाते जाएंगे। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।